राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष। जापान इस इंडिया में 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है। जापान ने पूरे भारत में 36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, लेकिन क्वाइट इंटरेस्टली उसमें से $2 बिलियन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही इन्वेस्ट किए हैं। प्लस अगर हम जापान का नॉर्थ ईस्ट का तरफ इंटरेस्ट के स्टडी करें तो 2015 के बाद में आपको इन्वेस्टमेंट में एक सडन पीक को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग राइट? आज इंडिया के अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट, इंडिया की लार्जेस्ट ब्रिज डोबरी फुलवारी, गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, उमियाम 3 हाइड्रोलिक प्लांट्स रेनोवेशन, मणिपुर में बन रहे प्राइमरी स्कूल्स और नॉर्थ ईस्ट में हो रहे ऐसे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आखिर कॉमन क्या है? जापानीज इन्वेस्टमेंट। 2015 से जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में करोड़ों की फंडिंग कर रहा है, लेकिन सोचने की बात यह है कि एक तरफ जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज एक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हाउस है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी दूसरी तरफ ईस्टर्न हिमालयाज में स्थित जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ कल्चर्स, बायोडाइवर्सिटी से भरपूर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आखिर क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है? वाई इज जापान स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया? वेल, यू मी नॉट दिस। इसके 4 मेजर रीजन है। पहला रीजन, सबसे पहला, नॉर्थ ईस्ट का जियो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रीजन है एंड इज कंस्टिट्यूट ऑफ 8 स्टेट्स। लेकिन है तो ये इंडिया के पास, लेकिन क्वाइट इनफुली इसके सिर्फ 2% ही इंडिया से कनेक्टेड है। बाकी का 98% हिस्सा इस 6 डिफरेंस कंट्रीज से लिंक्ड है: चाइना, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश और म्यांमार। सो क्लियरली अगर किसी को इंडो पैसिफिक में अपना इकोनॉमिक इनहेंस डिप्लोमेट इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो नॉर्थ ईस्ट इज परफेक्ट गेटवे टू सो मेनी कंट्रीज। आई वंडर इंडिया इस बात पे क्यों नहीं फोकस कर रहा है? क्योंकि ये सारे स्टेट बिल्कुल इंडो पैसिफिक हार्ट में सिचुएटेड है। अब इंडिया का इसमें इतना ध्यान नहीं है तो जापान इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल शिंजो आबे को पावर में आने के बाद जापान में एक मेजर पॉलिसी अपनाई है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP। इसका मेन एम ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज है उनका ट्रेड रूल्स ओपन करे, फ्री करे और सुरक्षित हो, जिससे कि ओन रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ती रहे और जापान के लिए उनसे ट्रेन करना इजी हो जाए। इन द अदर वर्ड्स, द नॉर्थ इज की टू इंडो पैसिफिक, की टू रीजन। पर इसके जापान का एक और फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री का एंड स्पेशली जापान का इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टेड जापानीज कंपनी में न्यू बिजनेस रिवन्यू ओपन हो गया। बट दिस इज स्टिल नॉट सो मेनी रीजंस कि जापान जैसे स्पेसिफिक नेशन को इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ रहा है। बट नेचुरली इस पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जापान जैसे ऑलरेडी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नेशन को कि इस में अपना स्पेसिस बढ़ाना ही क्यों पड़ रहा है? उसके पीछे जापान की मोटिवेशन क्या है? वेल, इस सवाल का वन अगर वर्ड आंसर हो सकता है तो वो है चाइना, और यही है हमारा रीजन नंबर 2। चाइना अपने BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएशन के मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट के तहत 147 कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करवा रहा है। अकेले इंडो पैसिफिक नहीं, लेकिन फिलहाल इंट्रे कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस में है। सो जापान का क्वाइट इज नथिंग बट आंसर टू चाइना BRI। सिंपल स्ट्रेटेजी, बैलेंस्ड ऑफ पावर, मतलब एशिया के सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी जापान और इंडिया मिलकर चाइना की ग्रोइंग पावर्स को बैलेंस करना चाहते हैं। इनफैक्ट जापान ने ऑलरेडी फौज के तहत इंडो पैसिफिक के कई सारे नेशन के जैसे कैम्बोडिया, म्यांमार, लाओस, PNG, फिलीपींस एक्सेट्रा में ब्रिजेस, रोड्स, स्पोर्ट्स और कई टाइप्स के कंस्ट्रक्शन
प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिए। एंड ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टली जापान और चाइना का एक शॉर्ट पास्ट भी रहा है, शिंकाकू आइलैंड्स। इस चाइना सी में सिचुएटेड ये आइलैंड जापानीज गवर्नमेंट में है, लेकिन चाइना बीइंग एग्रेसिवली एक्सपेंस टू एज ऑलवेज शिंकाकू को अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। इससे ऑफकोर्स चाइना और जापान के बीच पॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ चुके हैं, और इसीलिए बीइंग अनश्योर तो चाइना से अपने आप को इकोनॉमिकली डिस्टेंस करके अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को खोज रहा है। और ये इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री के परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमी नहीं होते। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो परमानेंट होता है इंटरेस्ट। बट चलो लिविंग ए साइड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को, जापान इंटरेस्ट अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जापान और नॉर्थ ईस्ट के एक्चुअली काफ़ी डीप ट्रेडिशनल और कल्चरल लिंक्ड रहे हैं, और इसीलिए ये है जापान का नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टेड होने का थर्ड रीजन। जापान में कुछ 84 मिलियन लोग यानी कि 46% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, और बुद्धिज्म का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था? वेल, इंडिया। 525 AD यानी कि जब से बुद्धिज्म जापान में इंट्रोड्यूस हुआ तब से जापान से बहुत सारे बुद्धिस्ट नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया के बुद्धिस्ट साइट को विजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट उसी टाइम में जब जापानीज स्टूडेंट्स इंडिया के वर्ल्ड फेमस मोनास्टिक यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा, विक्रमशिला और उदमसिली में अक्सर पढ़ने आया करते थे, और अदर देन बुद्धिज्म भी जापान का मोस्ट परमानेंट रिलीजन शिंटोन्स और नॉर्थ के ट्राइब्स के ट्रेडिशन में आज भी काफ़ी सारे फंडामेंटल सिमिलरिटी है, जैसे लव फॉर नेचर एंड अपने पूर्वजों का पूजा करना। सो इट्स लाइक इन ग्रेट हिस्ट्री ये कहीं ना कहीं ये ट्राइब्स आपस में मिल रहे हैं। इनफैक्ट असम और मेघालय में जो बिल्डिंग डिज़ाइन है उसमें जापानीज इन्फ्लुएंस साफ साफ झलकता है। एंड यू नो जापानीज के सिचुएशन देखिए तो वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद से ही वो यूएस के पे ओवर डिपेंडेंट रहा है। ये कुछ जापानियन सिटीजन को अच्छा नहीं लगता है। देन इज वाई नाउ इट्स एस्टेब्लिश इस रिलेशन मोर एंड मोर कंट्रीज एंड इंडिया जो जापान से इतना करीब है। सो जापान ऑलरेडी स्टार्टेड सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग इंडिया एंड इंडियन कल्चर। अब इस चीज़ पे अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये सब स्टडी को साइड में रखिए। व्हाट अबाउट ए पॉप कल्चर, एनिमेज, जापानीज मूवी और कल्चरल इंटरेक्शन। आज इंडिया में काफ़ी हद तक जापानीज सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग बढ़ रही है। बट डू यू थिंक दैट इज प्रॉब्लम? वेल, नाउ यू थिंकिंग नो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री हो चुका है। सो ऐसे कंट्री के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ऑब्वियसली पीसफुली एक्सपीरियंस ही होगा। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ रीजन टू जापान्स इंटरेस्टिंग टू नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया ग्रोइंग पावर। अब फिर से ये क्वेश्चन आता है कि जापान और कंट्री दे मे मोर डेवलप इन इंडिया, उसे इंडिया की क्यों जरूरत पड़ेगी? वेल, द रीजन इज जापान स्टेटमेंट इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश। एक्चुअली 1995 में 1992 तक जापान का ग्रोथ रेट केवल 1.2% था। अगर इसे किसी दूसरे डेवलप नेचर से कंट्री से कंपेयर करते हुए बहुत कम आती है। इसीलिए इसके जापान का लॉस डेकेड भी कहा जाता है, जिसमें डेकॉम की जापान की इकोनॉमी बहुत लॉस्ट हुई। जिस लॉस्ट को कवर करने के लिए वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और द अदर हैंड एक इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमिकली कंट्री है। यहाँ पे 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है और यहाँ पे कंज्यूमरिस्ट मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जापानीज प्रोड्यूस के लिए एक लूप मार्केट बनता है। और इस यहाँ पे दूसरा रीज़न भी आता है जो है जापान की घटती पॉपुलेशन। यहाँ पे बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज़्यादा है। दे डिजर्व टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। पिछले 10 सालों से वर्किंग एज पॉपुलेशन 30% तक घट चुकी है। सो अगर जापान को इकोनॉमिकली एक्टिविटी जारी रखनी है तो ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड। दैट इज वेयर इंडिया कम्स टू द पिक्चर्स कैप्चर्ड। इसका ह्यूमन कैप्चर है।
कैपिटल है जो जापानीज कंपनीज में कार्य कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में जापानीज ने इन्वेस्टमेंट में 2016 में अब तक इंडिया में अबाउट 1 लाख जॉब्स क्रिएट कर दिए। लेकिन दिस ब्रिंग इज द टू अनदर बिग क्वेश्चन फॉर टू पर्सपेक्टिव द इंडिया नॉर्थ ईस्ट जैसे एक सेंसिटिव एरिया में जापान को एंटर करने दे रहा है, तो कुछ तो आपसी समझ रखी होगी इन दोनों कंट्रीज ने, राइट? वेल, सबसे पहले ग्लोबल स्केल पे बात करते हैं। एंड इन दैट इंडिया ने लिया था अपना एक इम्पोर्टेंट स्टेप, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया के ईस्ट स्टेशन की कंट्री में डीप टाइल्स हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद से वो लिंक्स वीक होने लग गए। इस पॉलिसी का यही इस प्रोसेस पर्पस बनता है कि इंडिया की जो डाइस है वो एक्चुअली लेवल कर पाए एंड ऑफकोर्स उनके साथ ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशन को ही बढ़ाना। अब क्योंकि इस पॉलिसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट होने के लिए नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, हैंस Japanese infrastructural investment much needed. Other than that, जापान पिछले 5 सालों में इंडिया में 3.5 ट्रिलियन यन्स इन्वेस्ट कर चुका है। इंडिया में फिलहाल 1455 जापानीज कंपनी ऑपरेट करती है और इंडिया में से कई ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर्स, स्टील कंडक्टर, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग, फाइनेंसिंग सेक्टर में जापानीज कंपनी है। सो ऑफ कोर्स ये सब मेकिंग इन इंडिया पॉलिसी में सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। सो ये क्लियर है कि इंडिया डज गेट बेनिफिट एंड सो डी डोंट नॉट। सो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।